थर्मोडायनामिक्स की। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स के लिए आप देखो, थर्मोडायनामिक्स को समझने के लिए अगर यहाँ पे आप ये थर्मोडायनामिक्स कर भी लोगे ना तो भी आपको नेट में भी हेल्प मिलेगा। इतना कर लोगे उसके बाद आप थोड़ा सा और पढ़ लेना, आपको नेट में बहुत मतलब आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स में देखो हम क्या करते हैं, अब थर्मोडायनामिक्स को समझने के लिए हम यहाँ पे थर्मोडायनामिक्स टूल्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? थर्मोडायनामिक टूल्स पढ़ेंगे। ठीक है, किसको? थर्मोडायनामिक्स को समझने के लिए। चलो हम पहला थर्मोडायनामिक्स टूल्स पढ़ते हैं। पहला थर्मोडायनामिक टूल पढ़ते हैं। पहला थर्मोडायनामिक टूल क्या है वो देखो, थर्मोडायनामिक टूल वो है आपको थर्मोडायनामिक स्क्वायर। ठीक है ना, थर्मोडायनामिक स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है इसके अंदर? हम इसको बोल सकते हैं ना कि बोन का थर्मोडायनामिक स्क्वायर। ठीक है, इस स्क्वायर जिसका नाम स्क्वायर, तो स्क्वायर तो इसमें होगा। इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे रिलेशंस पढ़ेंगे जो हमने पढ़े हैं। ये अपने पास PVST पढ़ा है, GHAU पढ़ता है, इनके सबके रिलेशंस पढ़ेंगे और उसको याद रखने का एक तरीका है ये। ठीक है ना, जैसे अब इसमें हम करते क्या है, हमें एक स्क्वायर बनाना है। क्या करना है? हमें यहाँ पे एक स्क्वायर बनाना है और ये बहुत बच्चों को याद भी होगा जिन्होंने भी नेट की पढ़ाई करी है। ये हमारे सर ने पढ़ाया था। ठीक है, हमने कुछ नहीं पढ़ाया, हमारे सर ने पढ़ाया, हम सिर्फ वहीं से हमने पढ़ा है और हम आपको पढ़ा रहे हैं बस। देखो, तो ये थर्मोडायनामिक स्क्वायर है। इसमें क्या होता है? इसमें जो आपके पास थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स होते हैं वो कहाँ होते हैं? वो कॉर्नर पे होते हैं। अब थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स याद करो क्या होते हैं, अभी तो बताया था मैंने थर्मोडायनामिक वेरिएबल। थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स, ठीक है, ये कौन से होते हैं? PVST, ये होते हैं थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। और अब थर्मोडायनेमिक आपको एनर्जी टर्म्स भी याद रखनी है, शॉर्टकट मारते हैं एनर्जी टर्म्स। ठीक है, वो कौन सी होती है? GHAU। ठीक है, तो इसमें कैसे करोगे? जितने भी थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हैं उनको कोने में रख दो। रख दिया भाई, कोने में रख रहे हैं, रुक जाओ, रख रहे हैं 1 मिनट रखते हैं। यहाँ पे देखो, ये हो गया आपके पास S का कॉर्नर, ये हो गया P का कॉर्नर, ये हो गया V का कॉर्नर, ये T। तो इसको कैसे याद रखोगे? सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड। ठीक है, सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड। ठीक है, और जो आपके पास एनर्जी टर्म्स हैं उनको एजेस पे रख दो। ये रही एज, इसके ऊपर रख दो HGAU, हे गॉड AU, इतना याद रख लो। फिर हे गॉड ऑल यू। ठीक है, सब कुछ आपका है, हे भगवान। ठीक है, तो सत्य प्रकाश देखो यहाँ पे, सत्य प्रकाश जो है वो बहुत थक चुका है। सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड। ठीक है, सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड। ठीक है, और हे गॉड ऑल यू। ठीक है, तो सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड, हे गॉड ऑल यू। आपको ये याद हो गया। अब इससे हमें क्या पता चलेगा? इससे हम इसको याद रखने से हम क्या निकालेंगे? मैक्सवेल इक्वेशंस निकाल लेंगे। ठीक है, इनके बीच में रिलेशंस निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? देखो भाई, आपको निकालना है, देखो DG जैसे एनर्जी टर्म्स में चेंज देखो, DG DA DU DH, DG DH DA DU, ये मैक्सवेल इक्वेशंस निकाल रहे हैं हम। निकालते हैं भाई। अब DG किसके बराबर होगा? देखो, इसको निकालने का तरीका आप इससे याद रख सकते हो। जैसे देखो, G है, G किसके बीच में? P और T के बीच में। किसके बीच में? P और T। तो जिसके बीच में उनको भी लिख लो DP और DT, ऐसे लिख लो। ठीक है, किसके बीच में है? P और T, उनको भी DP DT करके लिख लो। ठीक है, अच्छा, अब ये देखो, यहाँ पे ये एरो है, मैंने एरो नहीं बनाया, ये है एरो। ठीक है, ये देखो एरो। ठीक है, अब देखो एरो P की बात करते हैं। यहाँ से देखो एरो किस तरफ जा रही है? अगर यहाँ से एरो जा रही है V की तरफ, तो आप इसके साथ क्या लगाओगे? V, P के साथ हमेशा S। अब जो DT लिखा है, T, एरो कहाँ से आ रही है? यहाँ पे S से आ रही है, तो यहाँ लिखोगे S। ठीक है, इतना समझ में आया? जब एरो दूर जाती है तो प्लस का साइन आता है, ऐसा होता है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है? P और एरो किधर जा रही है? P के लिए अगर देखा जाए तो P के सामने क्या है? V, तो हमने V लिख दिया यहाँ पे। एरो किधर जा रही है? V की तरफ जा रही है, पर P से क्या हो रही है? दूर जा रही है ना। जिसके टर्म में देखो, जिसको हम देख रहे हो, जिन दो टर्म्स के बीच में हमने G रखा है उसी को DP DT रखेंगे। फिर इसके हिसाब से देखेंगे P के सामने क्या बैठा है? V बैठा है, V रख दिया। T के सामने यहाँ पे T है, T के सामने कौन बैठा है? S बैठा है, आपने S रख दिया। अब यहाँ पे प्लस क्यों आ रहा है? क्योंकि ये P से दूर जा रही है एरो,
ठीक है। यहाँ पे dt की बात करें, फिर dt को देखो, t से क्या हो रही है, एरो t के पास आ रही है, तो t की तरफ आ रही है ना पास, तो यहाँ पे माइनस साइन हो जाएगा। तो आपको ये एक मिल गया, एक इक्वेशन ये मिल गई। ऐसे हम इसको लिखते हैं, h किसके बीच में है, s और p के बीच में, तो इनको लिख देंगे ds और dp। ठीक है भाई, लिख दिया। अब देखो s के सामने कौन बैठा है, t, आपने t लिख दिया। p के सामने कौन बैठा है, v, आपने v लिख दिया। अब प्लस माइनस साइन देखते हैं, देखो s के हिसाब से देखना है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है s से तो दूर जा रही है ना एरो, तो प्लस साइन। देखो अब यहाँ क्या है, p देखो p से क्या हो रहा है, दूर जा रही है एरो, तो इसमें भी प्लस साइन। तो आपके पास ये एक इक्वेशन मिल गई। देखो इसी तरीके से हम इसको लिख लेते हैं, चलो लिख लेते हैं। डी ए है, ए किसके बीच में बैठा है, v और t, लो भाई dv dt। ठीक है, v देखो, v के सामने कौन बैठा है, p बैठा है, और t के सामने कौन बैठा है, s बैठा है। आप चेक करो, एरो v है यहाँ पे, तो एरो किसकी तरफ आ रही है, इसको देख के चलो, एरो v की तरफ ही आ रही है, तो माइनस। यहाँ पे एरो इसको देख के चलो, t है, t की तरफ ही आ रही है, तो माइनस। ठीक है, ये आपके पास डी ए की वैल्यू आ गई। अब डी यू है, यू किसके बीच में बैठा है, एस और वी के बीच में, डी एस और डी वी हो गया। चलो एस है यहाँ पे, एस के सामने कौन बैठा है, टी, वी के सामने कौन बैठा है, वी के सामने पी बैठा है, एस से दूर जा रही है, तो ये प्लस हो गया, और यहाँ पे डी वी वी की तरफ आ रहा है एरो, तो माइनस। तो आपको ये जो चार इक्वेशन मिली है ना, ये याद रखना, ये होती है मैक्सवेल इक्वेशन, मैक्सवेल्स इक्वेशन। इसमें कई बार आपको इक्वेशन दे देते हैं और पूछ लेते हैं कि बताओ इनमें से कौन सी इक्वेशन डीजी के लिए ठीक है, तो आपको इस तरीके से आप उसको याद रख सकते हो। तो इससे हमें क्या सीखने को मिला, आप इसको इस तरीके से याद रखोगे, ठीक है ना। हाँ, तो अब देखो यहाँ पे, इसको आप यहाँ पे एक चीज़ और लिख सकते हो, ये इतना याद रखो नहीं, इसको दूसरा तरीका नहीं बताऊंगी, इतना ही करो ताकि आप भूलो ना, ठीक है ना। इस तरीके से आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे मैक्सवेल इक्वेशंस को आप निकाल रहे हो। इससे क्या हेल्प मिल रहा है, जो थर्मोडायनेमिक टूल हमारा पहला टूल है, वो जो हमारे को स्क्वायर मिल रहा है, उससे हमें 3 बेनिफिट्स मिल रहे हैं। पहला बेनिफिट कि हमें ये चारों के चारों मैक्सवेल इक्वेशंस हमने इससे निकाल ली है। दूसरा बेनिफिट क्या है, वो हम यहाँ करते हैं, हमें क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी पता चलता है। क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी, देखो ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ना एक बार एस्टेट में भी क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी, और जिन बच्चों ने सिर्फ +1 +2 पढ़ा था, +1 का जो थर्मो किया था वहीं का लेवल किया था, तो उसमें ये ऐसे बता नहीं रखा था इस फॉर्म में जिसमें मैं आपको बता रही हूँ, तो वहाँ पे क्या हो गया, गलती हो गई है ना, उनसे क्या हो गया, गलती हो गई। तो इसको ये यहाँ से क्वेश्चन उठाया था थोड़ा सा ना। देखो क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी, क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी में देखो, स्पॉन्टेनिटी का मतलब क्या होता है, स्पॉन्टेनिटी का मतलब होता है स्टेबिलिटी की तरफ जाना। किसकी तरफ जाना, स्टेबिलिटी की तरफ जाना, ठीक है, तरफ जाना, ठीक है। स्पॉन्टेनिटी का मतलब होता है स्टेबिलिटी की तरफ जाना। अच्छा, स्टेबिलिटी जब स्टेबिलिटी की तरफ मतलब स्टेबिलिटी गेन होती है, उसमें जब जो ज़्यादा स्टेबल होता है उसकी एनर्जी हमेशा क्या होती है, कम एनर्जी होती है, तभी तो वो स्टेबल होता है। एनर्जी की वैल्यू एक तरह से घटना, अगर स्टेबिलिटी की तरफ हम जा रहे हैं तो एनर्जी की वैल्यू कम होना, ठीक है, कम होना, ठीक है। मतलब क्या है, यहाँ पे याद रखना कि यहाँ पे एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, वो नेगेटिव में आती है, ठीक है। मतलब आप इसको चेंज इन एनर्जी अगर आप लिख रहे हो तो वो किसके, 0 से कम होना, 0 से कम होगी तभी तो नेगेटिव में आएगी, 0 से कम, तो ये रिलेशन याद रखो, ठीक है। अब आपके पास देखो, मैंने आपको सिखाया था कि आपके पास एनर्जी टर्म्स होती हैं, कौन कौन सी होती है, GHAU, GHAU, समझ रहे हो, ये क्या है, ये आपकी एनर्जी टर्म्स है। तो अब इनको हम क्या, एनर्जी टर्म्स है तो हम इनको किस फॉर्म में लिख लेंगे, ऐसे लिख लेंगे, del G smaller than 0, del H smaller than 0, del A smaller than 0, del U, ठीक है, ठीक है। ये आपको पता चल गया इस तरीके से, ये किसके बराबर, डेल्टा जी की वैल्यू कितने बराबर, इसके बराबर, ये इसकी वैल्यू, ये इसकी वैल्यू, और ये, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये समझ में आया, ठीक है। तो अब ये इस तरीके से, कई बार ये इस तरीके से ना देके इसको पता है क्या किस फॉर्म में देते हैं, इसको इस तरीके से देते हैं। यूँ तो आपको समझ में आ गई, चारों एनर्जी टर्म किसके बराबर है, क्या था, इनकी वैल्यू 0 से कम होती है, मतलब नेगेटिव वैल्यू होती है इनकी, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम इस तरीके से दे देंगे, ये जी किस 2 कांस्टेंट के बीच में रखा है, किस 2 वेरिएबल्स के बीच में रखा है, तो किसके बीच में रखा है, आपने देखा था किसके बीच में, यहाँ से रखो P और T, तो ये P और T, ठीक है। H किसके बीच में रखा था, S और P, S और P। A किसके बीच में रखा है, V और T, और आपके पास U किसके बीच में रखा है, S और V, ठीक है ना। ये आपको इस तरीके से याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखो, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है, ठीक है। ये क्या है, इंपॉर्टेंट, और इसको आप क्या करोगे, याद रखोगे। तो होप आपको ये समझ में आया होगा,
ठीक है ना। ये आपको जो क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टिनिटी है ये आपको समझ में आया होगा। और जो एनर्जी टर्म्स की हमने बात करी है, ये हमारे पास HAU और हमारे पास क्या बची GHAU, ठीक है ना। ये क्या होती है, इनकी वैल्यू नेगेटिव होती है, 0 से कम होती है या फिर 0 के बराबर भी लिख सकते हो आप इसको, स्मॉलर देन 0। आप यहाँ यहाँ के लिए आप इतना याद रखो लेस देन 0। और कई बार जैसे हम जब इसको इस तरीके से लिया इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0, कई बार ऐसे भी, ठीक है। तो आप इसको सिर्फ यहाँ पे तो लेस देन 0 क्योंकि नेगेटिव वैल्यू होती है, अब लेस देन 0 ही याद रखो। तो जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि हमें इस स्क्वायर लॉ से तीसरा हमें क्या बेनिफिट मिलता है वो पढ़ते हैं, ठीक है। हम देखो जो वेरिएबल्स पढ़े थे हमने थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, उनके जो पार्शियल डेरिवेटिव्स होते हैं, उनके बीच में हमें क्या पढ़ना है, उनके बीच में हमें रिलेशन पढ़ना है, ठीक है, रिलेशंस पढ़ने हैं, ठीक है। कैसे हमें देखो यहाँ पे आप एक ये ग्राफ आपको याद रखना है, सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड स्क्वायर याद करना है, सॉरी ये देखो HGAU, ठीक है। अब जब इनका पार्शियल डेरिवेटिव में रिलेशन लिखो, कैसे लिखोगे, पार्शियल डेरिवेटिव को सिंबल क्या यूज़ करते हैं हम इसके लिए, करली सिंबल यूज़ करते हैं या फिर इसको बोल सकते हैं पार्शियल डी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे करते हैं, आपको मैथ नहीं आता, आपको सिंपल थर्मोडायनेमिक्स ज़रूरी नहीं है कि आपको मैथ नहीं आता है तो आप नहीं कर पाओगे, बस थोड़ा दिमाग से खेलो उस चीज़ से, आप कर लोगे, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। कैसे करेंगे हम इसे, हम इसको लिखेंगे पार्शियल डेरिवेटिव लिखना है, रिलेशन लिखना है, तो हमें करली किसके बीच में, S और V, करली S बाई करली V, ठीक है, इसके बीच में रिलेशन लिखना है, ये किसके बराबर होता है, ठीक है। S है, देखो पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब होता है हम उसको सिंबल यूज़ करते हैं, करली वाला सिंबल यूज़ करते हैं, और यहाँ पे साथ में हम क्या लिखेंगे, कांस्टेंट को यहाँ पे दिखाना होता है। तो S क्या है हमारे पास, ये करली S बाई करली V, ये किसके बराबर होगा, देखो ये होगा, अब देखो S बाई V किसके बराबर है, P इक्वल किसके सामने क्या है, देखो P बाई T, तो आप लिख दोगे करली P बाई करली T, लिख दिया आपने, लिख दिया ना ये चीज़। अब देखो करली S बाई करली V इक्वल टू करली P बाई करली T, ये लिख दिया आपने। और कांस्टेंट दिखाना है तो ये ऊपर क्या रखा है, यहाँ पे ऊपर आप देखो यहाँ पे S रखा है, तो S के सामने क्या है T, तो जो एरो जा रही है ना वो सामने इसका कांस्टेंट है, ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट। अब यहाँ देखो यहाँ ऊपर कौन बैठा है, P, तो P की जो एरो जा रही है कहाँ जा रही है, V, जो ऊपर बैठा ना उसके हिसाब से कांस्टेंट लगाएंगे। ये आपको एक रिलेशन निकल के आ गया। एक और रिलेशन देख लो, जैसे अगर हमें ये लिखना है D, अब S और P यहाँ पे ऐसे लिखो, करली S बाई करली P, तो ये दोनों किसके बराबर है, VT के बराबर है, करली V बाई करली T, ठीक है। अब कांस्टेंट S है, S के हिसाब से कांस्टेंट T आ जाएगा, V है, V के हिसाब से कांस्टेंट क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। अब देखो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। देखो S है, S से के हिसाब से कांस्टेंट क्या आ रहा है, S के सामने क्या है T है, एरो S से दूर जा रहा है तो पॉजिटिव वैल्यू रहेगी। P है, P से भी एरो दूर जा रहा है तो ये भी पॉजिटिव वैल्यू रहेगी। यहाँ पे देखो ये ठीक है, ये देखो V, आपके पास क्या है V के हिसाब से आपने V के सामने क्या है P तो आपने कांस्टेंट रख दिया P, लेकिन एरो किसकी तरफ से आ रही है, V की तरफ आ रही है, तो आप यहाँ क्या लगाओगे, आप यहाँ लगाओगे माइनस, क्या लगाओगे माइनस, ठीक है, क्या होगा माइनस। तो आपके पास ये रिलेशन मिल गया, ठीक है क्या, क्योंकि आपको पता है कि अब ये देखो आपने पहला कैसे निकाला, अगर हम S से V की तरफ चलते हैं, किसकी तरफ, S से V की तरफ चलते हैं, तो यहाँ से कहाँ चलेंगे, P से T की तरफ चलेंगे, तो D करली S बाई करली V जा रहे हैं तो करली P बाई करली T, और फिर इनके हिसाब से यहाँ पे कांस्टेंट लगा दो, और जो ऊपर बैठा है उसके हिसाब से कांस्टेंट लगा दो। एरो देख लेना, एरो अगर इनकी तरफ आ रही है तो माइनस लगाना, एरो इनसे दूर जा रही है तो प्लस लगाना, ठीक है ना, समझ में आया। यहाँ पे इस तरीके से आप इसके सारे रिलेशंस निकाल सकते हो। अभी आपने ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, ठीक है, फिर इसका उल्टा भी निकाल सकते हो, TP बाई करली T बाई करली P किसके बराबर, करली V बाई करली S, और उसके हिसाब से आप कांस्टेंट लिखना, ठीक है। इस तरीके से क्या कर सकते हो आप इनके सारे रिलेशंस निकाल सकते हो, समझ में आया, क्या कर सकते हो, सारे के सारे रिलेशंस निकाल सकते हो। जैसे कि चलो मैं एक दो और बता देती हूँ आपको, ठीक है, ये आपने कर लिया, ये आपने कर लिया, ठीक है। अब देखो अब हम इसको लिखेंगे यहाँ पे, एक मिनट, अब हमने कर लिया, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, ये वाला उल्टा करके देख लेते हैं कि उल्टा सही है या नहीं है, ठीक है। तो उल्टा अगर हम करेंगे इसको, तो उल्टा कैसे करेंगे, इसको रिवर्स करो आपने यहाँ से ले लिया, अभी तो S से P जा रहे थे, ठीक है, आप P से S चले जाओ तो T से V चले गए, आपने लिख दिया करली P बाई करली S, ठीक है, और यहाँ पे V से T, तो करली जो जिसकी तरफ से जा रहे हैं T ऊपर और V नीचे, ठीक है। आप क्या करोगे, आप कांस्टेंट लगाओगे, P के सामने V है, पॉजिटिव रहेगा, T के सामने क्या है S है, लिख दिया, पर एरो T की तरफ आ रही है तो ये क्या हो जाएगा माइनस, तो ये एक और रिलेशन आ गया। तो इस तरीके से अगर किसी का भी पूछे आपको इसमें, तो आप आराम से इसको
कर सकते हो, ठीक है, इस स्क्वायर की हेल्प से। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा है, देखो अभी हम सिस्टम लेके चल रहे थे क्लोज सिस्टम, ठीक है। क्लोज सिस्टम में कितने वेरिएबल्स है, 4 वेरिएबल P V S T, ठीक है। और हमने इसके 4 एनर्जी टर्म्स G H A U, ठीक है। और हमने फिर क्या किया, इनके बीच में रिलेशन निकालने के लिए और उस रिलेशन को याद रखने के लिए हमें एक टेक्निक, मैनीमोनिक टेक्निक अपनाई थी, जिसको हम बोलते हैं थर्मोडायनामिक स्क्वायर, ठीक है। उस थर्मोडायनामिक स्क्वायर की मदद से हम इन्हीं के बीच में रिलेशन याद कर रहे हैं। तो इनके बीच में रिलेशन याद कर रहे हैं, ये किसके हैं, ये सारे क्लोज सिस्टम के हैं, समझ रहे हो। तो हमने उसकी हेल्प से क्या करें, वो स्क्वायर बना के हमने सारे रिलेशंस को याद किया, ठीक है ना। कौन सा था ये, बोन का जो हमारे पास थर्मोडायनामिक स्क्वायर है, इससे सब कुछ याद किया। क्या क्या निकला इससे हमारे पास निकली सारी मैक्सवेल इक्वेशंस निकली। इससे हमने और क्या पढ़ा, क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी पढ़ा, ठीक है। इससे हमने और क्या पढ़ा, इससे हमने पढ़ा मैक्सवेल के रिलेशंस पढ़े, मैक्सवेल के रिलेशंस पढ़े, ये सारा पढ़ा ना। ये जो रिलेशंस है ये क्या है, मैक्सवेल के रिलेशंस है। तो इस स्क्वायर की मदद से हमें 3 चीज़ें मिली, मैक्सवेल की इक्वेशंस निकालनी हमें मतलब याद रखनी ईजी हो गई, क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी हम आराम से बता सकते हैं, और मैक्सवेल में जो रिलेशंस हैं यहाँ पे, जो पार्शियल डेरिवेटिव्स के बीच में जो रिलेशन है जिनको मैक्सवेल रिलेशंस बोल रहे हैं, तो वो कैसे निकाले जाते हैं वो भी हम इसकी हेल्प से याद कर रहे हैं, ठीक है। तो थर्मोडायनामिक समझने के लिए मैंने क्या बोला, आपको टूल्स की ज़रूरत होती है। पहला टूल हमने पढ़ लिया, दैट इज़ थर्मोडायनामिक स्क्वायर। अब हम सेकेंड टूल पढ़ते हैं, वो हमारे पास क्या है, वो है थर्मोडायनामिक कॉफिशिएंट्स। क्या पढ़ेंगे, थर्मोडायनामिक कॉफिशिएंट, ठीक है। थर्मोडायनामिक कॉफिशिएंट पढ़ेंगे। थर्मोडायनामिक कॉफिशिएंट हमारे पास 3 कॉफिशिएंट हैं, चलो हम करते हैं, अल्फ़ा, बीटा और गामा। तो गामा जो है यहाँ पे केवीएस के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अल्फ़ा बीटा दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अल्फ़ा जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, बीटा और गामा, ठीक है। फिर भी मैं साथ साथ आपको बता देती हूँ, ठीक है। इसको हम बोलते हैं थर्मल एक्सपेंसिविटी, ठीक है। इसको अल्फ़ा को बोलते हैं हम, ठीक है। बीटा को हम क्या बोलेंगे, देखो इसको बोलते हैं थर्मल एक्सपेंसिविटी भी बोलेंगे, और इसको हम बोल सकते हैं आइसोबारिक, कैसी, आइसोबारिक थर्मल एक्सपेंशन कॉफिशिएंट भी बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, आइसोबारिक, या हम इसको कहेंगे आइसोबारिक थर्मल एक्सपेंशन कॉफिशिएंट, ये भी हम इसको बोलेंगे, ठीक है, ठीक है। तो इनका मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे पहले मैं लिखवा देती हूँ किसको क्या बोलते हैं। बीटा को बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बोलते हैं, और हम इसको क्या बोल सकते हैं, और हम इसको बोलेंगे आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, समझ रहे हो, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे थर्मल एक्सपेंसिविटी, इसको हम बोलेंगे आइसो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, और जो गामा है हमारे पास उसको हम बोलेंगे आइसोकोरिक टेम्परेचर बेस्ड प्रेशर चेंज कॉफिशिएंट, ठीक है। ये हम इसको बोलेंगे, किसको, गामा को बोलेंगे, ठीक है। अब थर्मल एक्सपेंसिविटी या आइसोबारिक थर्मल एक्सपेंशन कॉफिशिएंट क्या होता है, देखो एक्सपेंशन का मतलब कोई भी चीज़ जब क्या हो रही हो, एक्सपेंड हो रही हो। जब एक्सपेंड होती है कोई भी चीज़ तो उसमें क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है, वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज होता है। और हमारे पास यहाँ पे बात की जा रही है आइसोबारिक का मतलब होता है जहाँ प्रेशर क्या हो, आपका फिक्स हो, ठीक है। आपके अंदर अंदर नहीं, प्रेशर क्या होगा वहाँ का फिक्स होता है, ठीक है। अब प्रेशर तो फिक्स है, थर्मल टर्म हम यूज़ कर रहे हैं टेम्परेचर के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि टेम्परेचर के बेसिस पे हमें देखना है यहाँ पे कि वॉल्यूम में कितना इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि एक्सपेंशन है तो एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम में इंक्रीज होना। कोई भी चीज़ जब एक्सपेंड करती है तो वहाँ पे क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है। और यहाँ पे क्या कर दिया, प्रेशर को फिक्स कर दिया, और फिक्स प्रेशर के बेसिस पे हम क्या देखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे कि किस तरीके से वो टेम्परेचर के बेसिस के ऊपर वो वॉल्यूम क्या कर रही हो, इंक्रीज कर रही हो, वो देखेंगे हम, ठीक है। तो हम क्या करें, अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, फॉर्मूला याद रखने हैं, इस फॉर्मूले के बेसिस पे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो अल्फा क्या है, देखो चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है, डीवी, टोटल वॉल्यूम क्या, डीवी, ठीक है। और किसके बेसिस पे, टेम्परेचर के बेसिस पे। और प्रेशर क्या है, कांस्टेंट। तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 1/v, यहाँ से निकाल लो ना, 1/v dV/dt एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये आ गई आपकी अल्फा की वैल्यू। कुछ याद रहे ना रहे, ये याद रखो कि इसको क्या बोलते हैं, थर्मल एक्सपेंसिविटी बोलते हैं, और ये बोलते हैं, और इसके अंदर इसका रिलेशन ये होता है। रिलेशन याद रखो, रिलेशन दे देते हैं आपको, बस बताना होता है कि करेक्ट रिलेशन कौन सा है, तो आप फटाक से बोल दोगे इसकी ये है, ठीक है। इसके अंदर देखो
यहाँ पे देखो आइसोथर्मल, आइसोथर्मल टर्म का मतलब होता है टेम्परेचर फिक्स है, यहाँ पे टेम्परेचर आपका क्या है, फिक्स है, यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी, जब कंप्रेस करते किसी भी चीज़ को दबाते हैं तो आपकी वॉल्यूम क्या होती है, वहाँ पे डिक्रीज होती है। ठीक है, वॉल्यूम, टेम्परेचर क्या होगा यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, और वॉल्यूम क्या, और डिक्रीज। अब ये किसके बेसिस पे, अगर हम इससे पता चल रहा है क्या कि प्रेशर के बेस के ऊपर। अब यहाँ पे प्रेशर तो कांस्टेंट, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो यहाँ प्रेशर, जैसे आप प्रेशर करो, प्रेशराइज करोगे किसी चीज़ को, कंप्रेस करोगे तो वॉल्यूम क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो प्रेशर के बेस के ऊपर वॉल्यूम क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बीटा, बीटा का रिलेशन क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम बाई डी वी बाई वी टोटल। ठीक है, हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ किसके, प्रेशर के, कि कितना आप उस पर प्रेशर लगा रहे हो, कितना आप उसको ऊपर प्रेशर में चेंज ला रहे हो, जिसके बेसिस के ऊपर वॉल्यूम जो है उसकी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, और टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। तो बीटा जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, 1/v डी वी बाई डी पी, और एट कांस्टेंट टेम्परेचर T। ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर T। ठीक है, आपको समझ में आया ये कांस्टेंट टेम्परेचर T। ठीक है, और इसको देखो, इसको क्या कर दो, इसको अगर आप इसको पार्शियल के फॉर्म में लिखोगे तो आप कैसे लिख दोगे इसको, ये इस तरीके से दे रखा होता है, 1/v करली v बाई करली T एट कांस्टेंट प्रेशर अल्फा। ठीक है, और इसके अंदर भी क्या है, बीटा इज इक्वल टू 1/v करली v बाई करली p एट कांस्टेंट टेम्परेचर T। ठीक है, तो ये जो आपके पास दो रिलेशंस निकल के आए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला बहुत है, ये बहुत है, क्योंकि आपके पास डायरेक्ट पूछ लेते हैं थर्मल एक्सपेंसिविटी का फॉर्मूला क्या है, ये रहा, बीटा कंप्रेसिबिलिटी का फॉर्मूला ये है। गामा आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अगर आप चाहते हो कि आपको गामा की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो गामा में मैंने क्या बोला, दीज आर द आइसोकोरिक टेम्परेचर बेस्ड प्रेशर चेंज कोफिशिएंट। आइसोकोरिक का मतलब होता है वॉल्यूम फिक्स। ठीक है, वॉल्यूम क्या हो जाएगी आपकी, फिक्स, कांस्टेंट हो जाएगी वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो टेम्परेचर के बेस के ऊपर प्रेशर चेंज, तो यहाँ पे क्या कर लोगे आप, dP बाई P प्रेशर चेंज किसके बेस पे, टेम्परेचर के बेस पे, वॉल्यूम कांस्टेंट, ये आपकी गामा हो गई। गामा इज इक्वल टू करली P बाई करली T, 1/p जो है बाहर आ जाएगा, और ये आपका गामा का रिलेशन निकल के आ गया। ठीक है ना, ये आपका क्या आ गया, गामा का रिलेशन निकल के आ गया। ठीक है, ये आपका गामा का रिलेशन निकल के आ गया। ठीक है, तो आपको अल्फा बीटा गामा, गामा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अल्फा बीटा आपको याद रखना है। अल्फा बीटा के बेसिस पे क्वेश्चंस इनके सीधा इनसे फॉर्मूला पूछ लेते हैं, क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं, सीधा फॉर्मूला आता है कि थर्मल एक्सपेंसिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, या फिर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं इसके अंदर, अब हम पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक टूल नंबर 3 पढ़ते हैं। ठीक है, टूल नंबर 3 क्या होता है वो अब हम इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो टूल नंबर 3 जो है वो इसके अंदर हम पढ़ेंगे। तो टूल नंबर 3 में पढ़ेंगे साइक्लिक रूल, साइक्लिक रूल। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक टूल में देखो, इसको पढ़ने पहले देखो, आप जानते हो PV इज इक्वल टू NRT होता है, तो प्रेशर क्या होता है, NRT बाई V। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जब है हमारे पास क्या है, जब n वेरी नहीं करेगा तो P किसके बराबर, R कांस्टेंट है, तो P जो है वो किसका फंक्शन हो जाएगा, T और V का। ठीक है, ऐसे अगर आप V की निकाल लो, V किसके बराबर हो जाएगा, NRT बाई P, तो ये कांस्टेंट हो गए, तो V किसका फंक्शन हो जाएगा, V इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर। ऐसे आप T के लिए निकाल लो, तो PV इज इक्वल टू NRT। ठीक है, T के लिए निकालोगे T इज इक्वल टू PV बाई NR। ठीक है, तो यहाँ पे NR क्या है, यहाँ पे आपको पता है कांस्टेंट है, तो T इज अ फंक्शन ऑफ किसका, प्रेशर और वॉल्यूम। मैं बोल रही हूँ P इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर या वॉल्यूम, तो इसका मतलब क्या होता है, फंक्शन का मतलब हम कहना चाह रहे हैं कि ये जो प्रेशर है यहाँ पे वो चेंज होगा जब टेम्परेचर चेंज होगा और वॉल्यूम चेंज होगा, तो ये चेंज होगा। V जो है ये भी चेंज होगा जब टेम्परेचर प्रेशर चेंज होंगे, तो ये चेंज होगा। टेम्परेचर क्या होगा, ये भी चेंज होगा जब प्रेशर या वॉल्यूम चेंज होते हैं, तो ये चेंज होता है। ठीक है, अब देखो, अब आपको मैं यहाँ पे एक चीज़ बताती हूँ। देखो, अब हम पढ़ रहे हैं साइक्लिक रूल। साइक्लिक रूल में देखो, अब यहाँ पे हमारे पास 3, यहाँ से हमने किया तो हमें कितना, P, V और T, ये तीनों हमें जो है ये जो है वेरिएबल्स मिले हैं, और ये तीनों वेरिएबल्स आप देख रहे हो कि टेम्परेचर वॉल्यूम चेंज हो रहा है, प्रेशर चेंज हो रहा है, या टेम्परेचर प्रेशर चेंज हो रहा है तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है, प्रेशर वॉल्यूम चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है। मतलब तीनों के तीनों क्या है, ये इंटरडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं जो एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, इंटरडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स हैं। ठीक है, अब जो साइक्लिक रूल है, यहाँ तक ये समझ में आया कि क्या है, इंटरडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। अब जो साइक्लिक रूल है, देखो साइक्लिक रूल, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं ट्रिपल
प्रोडक्ट रूल भी बोलते हैं इसको, ट्रिपल प्रोडक्ट रूल भी बोलते हैं, ठीक है। और साइक्लिक रूल किसके लिए होता है? आइडियल गैसेस के लिए होता है, ठीक है। किसके लिए होता है? ये आइडियल गैसेस के लिए होता है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हम रिलेशन पढ़ेंगे, किसके बीच में पढ़ेंगे? जो ये तीनों मैंने आपको बताया ना किस तरीके से, मैंने इसीलिए यहाँ पे बताया कि ये तीनों क्या है, तीनों एक दूसरे के ऊपर क्या है, इंटरडिपेंडेंट हैं। ये तीनों जो इंटरडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, इनके बीच में हम रिलेशन पढ़ेंगे, और जो इनका रिलेशन जो हम बताते हैं एक साइकिल से बताते हैं, इसीलिए हम इसको साइक्लिक रूल बोलते हैं। ये एक साइकिल हो गई, यहाँ हमने P रख लिया, यहाँ हमने V रख लिया, यहाँ हमने T रख लिया, ठीक है। ये देखो, ठीक है, साइकिल हो गई। अब हम रिलेशन बता रहे हैं इनके बीच में, करली P बाई करली V। देखो P बाई V, अब लिखेंगे V बाई T, ठीक है। अब देखो P बाई V रखा तो T कांस्टेंट रखना है। अच्छा, करली V बाई करली T, प्रेशर कांस्टेंट रखना है। अच्छा, अब करली T बाई करली P, वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है। ये किसके बराबर? ये -1 के बराबर होते हैं। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है साइक्लिक रूल का, बस, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे कुछ प्रूव नहीं करना, कोई शो दैट नहीं करना कि भाई बताओ ये कैसे इसके बराबर है, कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है ना। नेट में जबकि आपको प्रूव करना है, कुछ पूछ लेते हैं तो उसको प्रूव करके देखना पड़ता है, फिर आप उसको बताओगे कि हाँ ये सही है नहीं है, उस हिसाब से। यहाँ पे सिर्फ आपको KVS के लिए इतना याद रखो, थर्मोडायनेमिक फॉर्मूला क्या, सॉरी साइक्लिक रूल क्या होता है, ये होता है, ठीक है। इन तीनों इंटरडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन होता है, ठीक है, जो एक साइकिल के थ्रू हम दर्शाते हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं भाई? ये P है, ये V है, ये T है, सॉरी ये T है। अब हमने साइकिल को ऐसे चलाया, तो हम चाहें तो ऐसे भी तो चला सकते हैं, ठीक। अब हम इसको कैसे लिखते हैं? हमने लिख दिया dt करली T बाई करली P। ओ एक मिनट ये गलत लिख दी। देखो करली P बाई करली T, ठीक है, V कांस्टेंट। फिर आपने लिख दिया करली T करली V, P कांस्टेंट। अब देखो V से P जा रहे हैं तो करली V बाई करली P, T कांस्टेंट। ये भी किसके बराबर? ये भी -1 के बराबर। ये है साइक्लिक रूल। कई बार वो आपको कैसे दे देंगे? कई बार वो आपको दे देंगे इस तरीके से, x y z, ये 3 है वेरिएबल दे दिए और ये इंटरडिपेंडेंट है। अब बताओ आप क्या लिखना है? x से y जा रहे हैं तो x से y जा रहे हैं, ठीक है, तो z क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। फिर आप करोगे y से z जा रहे हैं तो y ऊपर रख लो, z नीचे रख लो, x कांस्टेंट। फिर आप क्या करो? मल्टीप्लाई में सारे के सारे, z से x जा रहे हैं तो z अपॉन x, y कांस्टेंट। ये भी -1 के बराबर है। इसको ऐसे भी आ सकती है, कई एक्स वाई के फॉर्म में भी तो पूछ सकता है। ये भी क्या है? साइक्लिक रूल को फॉलो कर रहे। अब अगर इसको भी उल्टा कर दो, एक्स वाई और जेड, अभी तो एरो इधर जा रहा था, अब मान लो इसको हमने ऐसे कर दी घुमाई साइकिल, तो अब क्या कर रहे हो? एक्स से जेड जा रहे हो, क्या कर रहे हो? एक्स से जेड जा रहे हो, तो आपने एक्स से जेड जा रहे हो तो कर ली एक्स बाई कर ली जेड, वाई कांस्टेंट। फिर जेड से वाई जा रहे हो, कर ली जेड बाई कर ली वाई, एक्स कांस्टेंट। फिर वाई से एक्स जा रहे हो तो कर ली वाई बाई कर ली एक्स, ठीक है, जेड कांस्टेंट। ये -1 के बराबर। तो ये 4 इस तरीके से वो आपको दे सकता है, बस आपको ये याद रखना है। ये बहुत ज़्यादा गंदा गंदा गोच पोच कर दिया, ठीक है, ये आपको याद रखने, समझ रहे हो आप? ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो अब देखो, जिसे पूछ लेते हैं कि क्या अल्फा जो होता है वो किसके बराबर, अल्फा बाई बीटा होता है वो करली पी बाई करली टी वी कांस्टेंट इसके बराबर होता है। तो आपको यहाँ पे कुछ शो दैट वगैरह कुछ करके नहीं दिखाना कि ठीक है कि ये चीज़ आप बताओ कि अल्फा बाई बीटा इसके बराबर होता है। आपको ये रिलेशन याद रखना है कि हाँ ये इसके बराबर होता है, ठीक है ना, किसके बराबर होता है? अल्फा बाई बीटा करली पी बाई करली टी इसके बराबर होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये निकलता कैसे, अगर याद भी नहीं है तो भी आप कैसे निकालोगे? याद रख लोगे जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। नहीं याद रख सकते तो अल्फा की वैल्यू 1/v क्या होता है? करली वी बाई करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर। बीटा की वैल्यू क्या होती है? देखो मैंने आपको सिखाई थी, -1/v, -1/v, ओ सॉरी माइनस आता है यहाँ पे, माइनस हाँ, ठीक है। तो बीटा की वैल्यू क्या होती है आपके पास? -1/v dv बाई dp एट कांस्टेंट वॉल्यूम, टेम्परेचर, ठीक है। आपके पास ये हो गया, ठीक है। तो अब आप इसको क्या लिखोगे? इसका ये कट गया पूरा, तो आप लिखोगे माइनस करली v बाई करली t
ठीक है, ये वाला ऊपर प्रेशर P, और जब ये हमने ये ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, इसको ये करली P उल्टा हो जाएगा करली V और T। ये आपके पास आ गया, इतना आ गया। मैं कह रही हूँ अगर नहीं निकालना है मत निकालना, ये रिलेशन याद रख सकते हो, याद रख लो, कोई निकालने के लिए नहीं पूछेगा, आपको सिर्फ रिलेशन याद रखने हैं, आपको सिर्फ फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना। तो आपने पढ़ा था अभी साइक्लिक रूल में, कि साइक्लिक रूल में आपने देखा था यहाँ पे कि ये देखो साइक्लिक रूल में क्या देखा था आपने यहाँ पे, कि यहाँ पे करली P बाई करली V जो है ये हमारे पास, और ये अगर हम किसके बराबर होते हैं, तीनों -1 के बराबर होते हैं। कर दिया यहाँ पे जो आपका रिलेशन था, करली P बाई करली V एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर T, करली साइक्लिक रूल से करली V बाई करली T एट P, ठीक है, और करली T बाई करली P एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम V इज इक्वल टू -1, ठीक है, ये था। तो अब क्या करोगे, आपको इसकी वैल्यू निकालनी, इनकी आप किसके बराबर कर दोगे, इसको दोनों को, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओगे तो करली P बाई करली V T, करली V बाई करली T, और ये जगह -1 बाई करली टेल बाई T बाई P, ठीक है, एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम V, ठीक है, यहाँ पे P है। आप क्या करोगे, इसको आप देखो, इसको उल्टा कर दो, इसको उल्टा कर दो ऊपर। अब इसको सिंपल फॉर्म में लिखोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस डेल P बाई डेल T एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम V किसके बराबर होता है, इसके। तो ये किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है। तो ये जो हमने यहाँ पे निकाला ओवरऑल रिलेशन, ये किसके बराबर है, देखो तो अब जो ये आपने देखा है यहाँ पे, जो ये आपने ओवरऑल ये रिलेशन निकाला, और यही तो हमें यहाँ रखना है पूरा। देखो इस पूरे की वैल्यू क्या निकली है, ये निकली है, माइनस तो यहाँ पे था ही, और वैल्यू क्या निकली, माइनस करली P बाई करली T V, ये निकली है। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, करली P बाई करली T V, और यही तो हमने प्रूफ किया था यहाँ पे। तो इसीलिए कह रही हूँ इतने बड़े प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो मैंने सिर्फ आपको बताया किस तरीके से निकलता है। अगर आपको याद ना रहे तो आप कैसे निकालोगे, तो ये सिर्फ ये याद रख लो, ये कोई नहीं पूछेगा, ठीक है, ये याद रखो कि अल्फा बाई बीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है, इसके बराबर होती है। तो आज की क्लास जो है वो इतना ही रहेगा, यहीं तक करेंगे हम। 3 ही थर्मोडायनेमिक टूल्स हम पढ़ेंगे यहाँ पे, और बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। होप आपको समझ में आया होगा, और जैसा भी आपको लगता है आप मुझे अपना जो राय है वो कमेंट में दीजिए, ठीक है, और बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।